दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज रामनगर चंदौली में रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो कि 36 साल से काम कर रही है, चंदौली जनपद में औद्योगिक विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी की गई है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्री माननीय निखिल टिफुंडे AIS जो DM सर हैं, वो इसके मुख्य अतिथि थे। और इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जिनको सम्मानित किया गया है, तो इसका पूरा डिटेल्स हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए हम खबर की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है ये विकास के लिए और क्या क्या विषय पे चर्चाएं हो रही हैं, डिटेल्स हम दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। देखिए, तो रेल मुगल सराय से बड़ा जंक्शन था, कोई भारत के टॉप जंक्शन में मुगल सराय आता है। और उसमें भी अगर मैं इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से देखूं तो टॉप फ्रेट जंक्शन जो होते हैं उसमें मुगल सराय जो है वो शरीक है ऑलरेडी। सबसे इम्पोर्टेंट रोड जो कई सदियों से और जो इम्पोर्टेंस अपना रखता है, GT रोड, वो भी हमारे जनपद से होकर निकलता है। और वो यहाँ सब परिचित है कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है ट्रांसपोर्ट को लेके। इसी प्रकार से अन्य भी मुख्य हाईवे जो है, जो देश के विभिन्न महानगरों और विभिन्न एरिया को जोड़ते हैं, वो भी हमारे चंदौली से बहुत अच्छा कनेक्टेड है। और आप सब लोगों को ये भी पता है कि बाबतपुर एयरपोर्ट जो है उसकी कनेक्टिविटी चंदौली से अभी बहुत अच्छी होने जा रही है। जब इनर रिंग रोड का एक जो ब्रिज है गंगा जी पे, वो पूरा हो जाएगा, तो जितनी ही प्रकार की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए वो है। और इसमें चार चांद लगाने वाला जो चौथा मोड है वो है शिपिंग या इनलैंड वाटरवेज का जो पोर्ट यहाँ पर बन रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, ये मुल्कीपुर ताहिरपुर जो ट्राइजंक्शन पे पड़ता है मिर्जापुर, चंदौली और बनारस के, इस जगह एक ड्राई पोर्ट बना रहा है। और साथ ही साथ वहां पर इनलैंड वाटरवेज की फैसिलिटी जो है, ये जो यहाँ से लेके हल्दिया तक जो वाटरवे जाता है, ये ऑलरेडी एक नेशनल वाटरवे भी डेजिग्नेटेड है। तो आने वाले समय में इसको भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लेके जाने का प्रयास गवर्नमेंट का है। और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको भी बड़े पैमाने पे हमारे जो इंडस्ट्री के साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग अपनाएंगे। मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस भी मंच पर जाते हैं उस मंच पर ये बात करते हैं कि हम हमारे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। ये आप सब लोगों ने सुना होगा जी। तो आपको क्या लगता है कि आज उत्तर प्रदेश का साइज कितना है? कोई बता सकता है? आज उत्तर प्रदेश का साइज कितना है? जो हम लोगों का जैसे देश का GDP होता है, वैसे ही हर राज्य का GSDP होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसी GSDP को हम लोग $1 ट्रिलियन बनाना चाहते हैं। आज 2023-24 का जब डेटा हमारे सामने आया है, तो हमारा जो प्रदेश है वो $290 बिलियन उसका GSDP आया है। तो अगर आप सामान्य सी कैलकुलेशन भी करेंगे तो 3 गुना से भी ज्यादा हम लोगों को बढ़ना है, तब जाकर हम लोग $1 ट्रिलियन का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं। यानी हमको 3 गुना ग्रोथ करनी है आने वाले 3 साल में, 4 साल में। यानी ही 3 गुना अवसर हमारे पास है। जो हमारे पास अभी है वो 290-300 बिलियन हम लोग उससे GSDP को ले जा पाए हैं। तो आने वाले समय में जो MSME है, जो बड़े और उससे भी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, और MSME से भी छोटी जो इकाइयां है, जो माइक्रो इंडस्ट्री है, इन सब का रोल जो है बढ़ने वाला है। इन सब का जो महत्व है ये बढ़ने जा रहा है। जितना महत्व आज है उससे भी ज्यादा महत्व होने जा रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने देखा होगा कि हर सेक्टर में, चाहे वो लेटेस्ट सेक्टर हो, AI का हो, डेटा सेंटर्स का हो,
ग्रीन हाइड्रोजन का हो, ग्रीन एनर्जी का हो, या जो ट्रेडिशनल सेक्टर है जिसमें हमारी ट्रेडिशनल एमएसएमई है, एग्रो प्रोसेसिंग जिसमें इंडस्ट्रीज आती है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है, हर सेक्टर की जो पॉलिसी है उसको पिछले 4 सालों में 5 सालों में रिवाइज किया गया है और रिवाइज करके लेटेस्ट उसको अपडेट किया है। लेटेस्ट अपडेट जब किया है तो उसमें ये ध्यान रखा गया है कि इंडस्ट्री की साइड से क्या डिमांड है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो पहलू है उसको उसके अंदर कैसे लाया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम एक इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल, एक इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल कैसे हम लोग स्टेट में क्रिएट कर सकते हैं। और जब मैं इसकी बात करता हूं तो हम लोग केवल हम लोग पेपर की बात नहीं कर रहे, केवल हम लोग आंकड़ों की बात नहीं कर रहे, या केवल हम लोग जो कहते हैं ना कागजों में जादू की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हम इसके पहले भी जो वक्ता है कुछ लोगों ने इसका उल्लेख भी किया कि लास्ट ईयर जो हम लोगों का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मोर देन 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे और इन एमओयू से क्रियान्वयन के लिए लगातार गवर्नमेंट लगी हुई है और उसी का नतीजा है कि इस साल फरवरी में इसके लिए फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो यहाँ हमारे प्रदेश में लखनऊ में कराई गई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने इसी हॉल के अंदर बैठ के अपने जनपद के भी जो जीवीसी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है उनका शुभारंभ किया था और उसके बारे में जो कार्रवाई होनी है उसको जो है डेलीगेट किया था। तो अगर मैं केवल जनपद चंदौली की बात करूं तो आपको बताने में बड़ा हर्ष है कि हम लोगों ने 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का एमओयू साइन कराया था, जिसकी कुल संख्या जो है 287 थी। 287 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट यूनिट में यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए एमओयू साइन किया था, जिसकी वैल्यू 35,000 करोड़ थी और जिसमें जो टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है वो लगभग 40,000 एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट होना था। और फर्स्ट फेज में फरवरी तक जब हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ कराई थी तो 35 यूनिट इसमें से ऑपरेशन हो गए थे इन 287 में से, और जिसकी वैल्यू कुल 354 करोड़ थी और एम्प्लॉयमेंट जो है लगभग 1400 लोगों को हम दे चुके हैं। अभी बहुत लेटेस्ट न्यूज में अपडेट आपको दे रहा हूँ, तो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये सोलर पंप सोलर वाटर का प्रोजेक्ट है जो चकिया और नौगढ़ एरिया में लगना है और इसका जो कार्य है वो इसमें एडवांस स्टेज में पहुंच गया है कि इसका फाइनल प्रपोजल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में क्लियरेंस के लिए जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे जनपद में जो है फाइनली उसको एक फाइनल रूपरेखा मिलने वाली है, तो प्रयास किया है। आप लोगों ने कानून और व्यवस्था की बात मुझसे पहले लोगों ने रखी थी और आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट हुआ है पूरे प्रदेश में और खास करके हमारे जनपद में। उसकी वजह से आज इंडस्ट्री जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और इंडस्ट्री को कैसे और बढ़ाया जाए, अपने बिजनेस को कैसे और बढ़ाया जाए, इसके ऊपर अब आज एक उद्यमी, एक व्यापारी का फोकस हो गया है। व्यापारी का जो फोकस है रादर देन कि इस डर में रहे कि उसके साथ कोई घटना हो जाए या उसके साथ कोई किसी प्रकार की बदसलूकी करे। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आज हमारे स्टेट में इंप्रूव हुई है। इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी की मैंने ऑलरेडी बात की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं, शायद उसमें और धीरे धीरे कुछ चीजें जुड़ रही है। मुझे जैसे बताया गया कि निवेश मित्र पोर्टल में कुछ समस्याएं आ रही है, तो डेफिनेटली आज ही इन्वेस्ट के जो सीईओ है, रीजनल सीईओ है, उनसे बात करके उन तक ये बात हम लोग पहुंचाएंगे ताकि इस प्रकार की जो कठिनाइयां उद्यमियों को आ रही है उसको हम लोग हैंडल कर सकें। अगर मैं संभावनाओं की बात करूं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे देश विकसित होता है उसका कंजम्पशन बढ़ता है और भी अवसर इंडस्ट्री के लिए सामने आते हैं।
आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर बताते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पॉवर्टी लाइन से निकल करके मिडिल क्लास में जुड़े हैं हमारे देश में। और ये जो मिडिल क्लास है, ये आप लोग सब जहां उद्यमी बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए एक नया कंज्यूमर बेस और आया है, जिसके पास आज बेहतर खर्च करने की ताकत है, बेहतर एजुकेशन, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करने की ताकत है। और अपनी मेहनत से और अपनी जुझारूपन से ये लोग भी आने वाले समय में भारत में जो ये नया अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको ये लोग जरूर लेने की काबिलियत रखते हैं। एक और बात रखी गई थी कि ये जो कंप्लायंसेस है, ये बड़े डिफिकल्ट हो गए हैं। 30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं या एक्ट्स हैं जिसके कंप्लायंसेस करने होते हैं। मुझे तो बताया गया था कि 50 से ज़्यादा है, बट अगर आप लोग 30 से ज़्यादा कह रहे हैं तो अच्छी बात है। हो सकता है कि 20 जो है वो गवर्नमेंट ने हटा दिए हो। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि कंप्लायंसेस जो है वो आने वाले समय में और भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वो इसलिए नहीं है कि आपको परेशान किया जाए, आपको शोषित किया जाए, बट वो इसलिए है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए। बीआईएस के जैसे अभी बात उठी थी, तो बीआईएस इसीलिए अब इतना इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि जब आप लोग, जैसा मुझे बताया गया कि मोर देन 100 करोड़ का एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि समय समय पर हमारे देश से जो भी उत्पाद बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, उन स्टैंडर्ड्स के जो भी प्रोटोकॉल बने हुए, जो भी नियम बने हुए हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हम लोग अचीव नहीं कर पाते या उसमें कोई कमी पाई जाती है। तो आने वाले समय में ये न केवल एक्सपोर्ट के लिए, बट इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, उसमें कंप्लायंसेस का रोल बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हम लोग सभी लोग, आप लोग, अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अज्ञानी व्यक्ति है कि जिसको ये नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और जो चिंता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, और जो इंडिया ने कमिटमेंट दिया है अपना कि 2030 तक हम लोग कितना अचीवमेंट करेंगे, 2060 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल होंगे, 70 तक हम लोग ये करेंगे। तो इन सारे अचीवमेंट, ये जो सारी प्रोमिसेस हम लोग करके आ रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पे, ये अपने आप अचीव नहीं होंगे। जब देश का एक एक व्यक्ति इस अभियान में लगेगा, इस आंदोलन में लगेगा कि हमें अपने लिए और अपने भविष्य की जितनी पीढ़ियां हैं उनके लिए बेहतर एनवायरनमेंट छोड़ के जाना है, बेहतर जगह छोड़ के जानी है, तभी हम लोग उसको अचीव कर पाएंगे। और इससे भी काफी सारी कंप्लायंसेस जो है, आप देखेंगे एनवायरनमेंट रिलेटेड नॉर्म, तब आप कहेंगे कि यूपीपीसीबी बहुत परेशान कर रहा है। अरे वो अभी परेशान नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां परेशान होंगी, इसीलिए ये कंप्लायंसेस है। तो मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग जो रिक्वायर्ड कंप्लायंसेस है, हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना आत्मचिंतन नहीं करेंगे इसको लेके। जितने भी कंप्लायंसेस है, जितने भी आप लोगों को समय समय पर रिन्यूअल्स करने होते हैं, समय समय पर परमिशन लेनी होती है, इसका लगातार रिव्यू होता है। जनपद स्तर पर भी होता है, मंडल स्तर पर भी होता है और प्रदेश के स्तर पर भी होता है, और डेफिनेटली जो नेशनल लेवल है उस पर भी होता है। बट फिर भी उसके बावजूद भी जो कंप्लायंसेस आवश्यक है, उसको मैं कहूंगा कि आप लोग पॉजिटिवली देखें और उसको नेगेटिवली ना देखें। मैंने कार्यक्रम में जब मैं वहां बैठा था और सुन रहा था, तो मैंने देखा कि कार्यक्रम बहुत पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ, और जब बहुत देर लोगों ने सुन लिया तो स्टेज पे आके फिर मुझे लगा कि कहीं प्रोग्राम में जो है मतलब सजेशन कम और कंप्लेंट ज्यादा आ रही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीजों को पॉजिटिवली देखने की आवश्यकता है। जैसे आप लोग, मैं आज ही एक किताब पढ़ रहा था, एक बड़ी फेमस किताब अभी आई है जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री आज तक हुए हैं उनका एक ब्रीफ उसमें इतिहास दिया हुआ है। तो आज सुबह जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मैंने उसमें देखा कि एक बार, मैं नाम भूल रहा हूँ कौन से मुख्यमंत्री थे, लेकिन किसी ने सदन में, यूपी सदन में ये प्रश्न उठा लिया कि उत्तर प्रदेश में लगभग आई थिंक 1.25 लाख या 1.5 लाख विलेजेस है, गांव है, इनमें से कितने गांव जो है विद्युतीकृत हो गई। वो इसलिए पूछा गया क्योंकि उस समय पे, उसी वर्ष में केरल राज्य जो है वहां पर 100% विलेजेस जो है इलेक्ट्रिफाइड हो गई, और ये बात है
72 की या 82 की। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे वो खड़े हुए और उन्होंने बड़े आदरपूर्वक और प्रेम से लोगों को बताया कि हमारे जो पूरा प्रदेश है उसमें 35% गांव जो है अभी तक इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। 35%, ओनली 35%। और ये मैं आज से लगभग 50 साल या 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आज से लगभग आई थिंक बिजली विभाग बेहतर बता पाएगा, लेकिन आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि 99.9% गांव जो है वो हमारे इलेक्ट्रीफाइड है। तो ये जो प्रोग्रेस है इसको करने में समय लगता है, लेकिन अगर हमने 35% शुरुआत के 40 साल में किए तो अगले जो 65% है वो हमने 40 साल में अचीव कर लिया। तो गति हमारी तेज होती जा रही है। थोड़ा सा अगर हम लोग भी रखें, थोड़ा सा अगर आप लोग भी रखें और इस भरोसे के साथ रहे कि जो भी हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज है, जो भी हमारे अधिनियम कह लीजिए या जो भी नियम लाए जा रहे हैं, वो इसी उद्देश्य से लाए जा रहे हैं कि आप लोग फले फूले और आपके साथ साथ हमारे प्रदेश के जितने लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि वो भी एक उन्नत जीवन वो भी जी सके और उनका भी अपना लाभ हो। तो यही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का हम लोगों का प्रयास है। एक अंतिम बात मैं जाते जाते बता दूं कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छी बात इस पूरे क्षेत्र के लिए होने जा रही है। आप लोगों ने सुना होगा अभी हाल ही में एक लखनऊ हमारा जो प्रदेश की राजधानी है उसको लेके स्टेट डेवलपमेंट रीजन, जैसे एनसीआर आपने सुना होगा, वैसे ही एससीआर रीजन जो है नोटिफाई किया गया, स्टेट कैपिटल रीजन। और जैसा आपने देखा होगा कि एनसीआर रीजन में जो जो जनपद हमारे प्रदेश के हैं उनको कैसा बेनिफिट दिल्ली के पास होने का मिला है, और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड प्लानिंग जो है वो की गई दिल्ली के आसपास के जितने जनपद हैं अलग अलग प्रदेशों के। उसी प्रकार से अब लखनऊ में भी ये होने जा रहा है। तो लखनऊ के लगभग पास के आई थिंक 8-10 जिले इसमें लिए गए उसी की तर्ज पे। और ये आपको मैं बहुत लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूँ, हो सकता है आपको आने वाले 1 महीने के अंदर इसकी जो न्यूज है वो देखने को मिले, सुनने को मिले कि वाराणसी डेवलपमेंट रीजन भी गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान कर चुकी है। और ये प्लानिंग आज की नहीं है, लगभग 2 साल से इसकी मीटिंग्स लगातार चल रही है सरकार की स्तर पे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे जो मंडलायुक्त महोदय हैं उनका है, और जो बाकी अधिकारी और भी है इनका है। लगभग 10 से 11 जिले इसमें आते हैं, और इससे आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत अच्छा आपको एक प्लान डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अभी कुछ देर पहले ही मुझसे एक वक्ता ने बोला था कि हमारे जनपद में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर किसी प्रकार का हम लोग एग्जीबिशन कर सके या इंडस्ट्रियल प्रमोशन एक्टिविटी न कर पाए। तो जब आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इस प्रकार की कोई फैसिलिटी तैयार करने पे चंदौली का उसमें मतलब केवल चंदौली में उसका बहुत सदुपयोग ना हो, लेकिन अगर इस प्रकार की एक रीजनल प्लानिंग होगी तो उस रीजनल प्लानिंग में इस प्रकार की सारी चीजों को हम लोग कंसिडर करेंगे, और कहीं ना कहीं इन 8, 10, 11 जनपद में इस प्रकार की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, ताकि केवल हम लोग डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट की तरह ना देखें बल्कि एक रीजन का एक सब यूनिट की तरह देखें। और जितनी भी फैसिलिटीज एक शहर में, एक जनपद में होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज हमें देखने को मिलेगी। देखिए उदाहरण के लिए हर जनपद में एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं हो सकता है, तो अगर वाराणसी में बना हुआ है तो वो पूरे क्षेत्र के लिए बना हुआ है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि बनारस चंदौली में अगर यहाँ पर फूलों की खेती हो रही है, यहाँ पर धान का कटोरा हम लोग कहते हैं और तमाम चीजें यहाँ पर होती है, तो उसका पर्पज ये नहीं है केवल कि वो चंदौली के कंजम्पशन के लिए हो रहा है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए हो रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में अगर इंडस्ट्रीज लगती है और उसको प्रोसेस करके कहीं एक्सपोर्ट या कहीं और दूसरी रीजन में भेजा जा सकता है, तो उसका बेनिफिट इसी जनपद को होगा और इसी क्षेत्र को होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आने वाले समय में होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि जिसका लाभ आप लोगों को मिलेगा।